और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। पॉक्सो एक ऐसा धारा जिसे किसी के ऊपर अगर लगा दिया जाए जो उसकी जिंदगी को तबाह भी कर सकता है, और एक ऐसा धारा जो उन लोगों पर लगाया जाता है जो नाबालिग लड़कियों के साथ कुछ व्यवहार ऐसा करते हैं या फिर दुर्व्यवहार करते हैं, उनके ऊपर ये कानून जो है, ये धारा जो है ये लगाई जाती है आईपीसी धारा 354 के तहत। इन सभी को लेकर के आज हम विशेष तौर पर बातचीत करेंगे। और पॉक्सो आज शुरुआत में ही ये शब्द क्यों मैं व्यवहार कर रही हूं ये भी आप सोच रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही एक ऐसी घटना होती है सिलीगुड़ी शहर में, बागडोगरा इलाके की अगर हम बात कहें तो वहां पर जहां पर एक पत्रकार के ऊपर ये धारा लगाई जाती है और उनको गिरफ्तार किया जाता है। 20 दिनों तक उन्होंने अपने जिंदगी के 20 दिन जो है वो जेल में बिताए थे। पूरी कहानी, पूरी आप बीती हम उन्हीं से सुनेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर आजकल के मालिक और पत्रकार अमर शाह। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार मैम, और बाकी दर्शकों को अमर शाह का प्रणाम, और आप सभी के आशीर्वाद और प्यार से आज मैं इसके लाइव में हूँ। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही प्यार आप लोग हमेशा बनाए रखेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से खलबली सी मच गई थी, एक लोगों में देखने को मिल रहा था, फेसबुक में हम लोग देख रहे थे, चाहे व्हाट्सएप में देख रहे थे, सभी जगहों पर चर्चे पे था। और हमने भी अपने न्यूज कवर करके आपको बहुत बारी भी दिखाया था कि अमर शाह जेल में है, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, जितने आम लोग थे, वो सभी थाना घेराव किए थे और अमर शाह की रिहाई की मांग कर रहे थे। फाइनली उनको बेल मिल चुका है, वो बेल पर है, लेकिन अभी भी केस जो है वो विचाराधीन अभी भी चल रहा है। जी बिल्कुल। अमर साहब, बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले, कि हम लोग ये जानना चाहेंगे कि मामला क्या हुआ था, कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वो जानना चाहते हैं कि अमर शाह के ऊपर ऐसी धारा, एक पत्रकार के ऊपर ऐसी धारा लगाई गई थी और उनको गिरफ्तार किया गया था। क्या मैटर था वो बताइए आज आप। सबसे पहले मैं एसके लाइव का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मेरी बातें रखने का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। और यहाँ से बहुत कुछ बातें हैं जो बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमें जानकारी मिले, क्योंकि कई लोगों को अभी तक ये स्पष्ट ही नहीं हो पाया है कि एक्चुअली हुआ क्या और कैसे क्या हो गया। कुछ लोगों ने समझने की कोशिश की, कुछ लोग अभी भी इंतज़ार में थे। जो मौका आपने दिया है, और इंतज़ार मुझे लगता है दर्शकों का ख़त्म होगा। आपके दर्शकों के साथ साथ मुझे भी देखने वाले लोग भी ये सोच रहे होंगे कि जैसे जैसे भी हो इस चीज़ को हम जान पाएँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक साधारण फैमिली से हूँ और एक संस्कार रहित एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, जहाँ पे हमें हमेशा अच्छा करना के बारे में सिखाया जाता है, लोगों की मदद करने के बारे में सिखाया गया। यही संस्कार हमारे घर से मिला। हम बताना चाहेंगे कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ वो एक एमईएस लैंड में आने वाली जगह है। हमारा सिर्फ हमारा ही परिवार ही नहीं, बल्कि वहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो कि उस एमईएस लैंड पे रहते हैं। वो एमईएस लैंड सिर्फ नाम का एमईएस लैंड है, लेकिन वहाँ की अगर डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो काफ़ी डेवलप्ड है। वो एक अच्छे सोसाइटी के रूप में जाना जाता है। और हमारी जो निवास है, जो घर है, उसके ठीक पास में मात्र 1.5 कट्ठा एक ज़मीन है जी, जो कि मेरी फुआ जी और मेरे जो बड़े पापा हैं उनका है। और ये अभी से नहीं है, बल्कि ये काफ़ी समय पहले से ही उनके अंडर में है। और आप सभी को पता है कि जो वेस्टलैंड होता है, जो एमएस लैंड होता है, उसका कोई कागज नहीं होता, वो किसी से खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ बहुत पुराने समय में एक दूसरे के प्रॉमिस पे, एक दूसरे के बातों पर वो स्टेबल होता है। तो ऐसे में काफ़ी लोग उस जगह पे रहते हैं। आसपास में हमारे पड़ोसी हैं, वो भी वेस्टलैंड पे हैं। कुछ पड़ोसी हैं जो फ्रंट जिस तरफ रजिस्टर लैंड पड़ता है वहाँ पर वो रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू ये हुआ कि हमारे घर जहाँ तक बना है और उसके बाद थोड़ी सी, यानी कि 1.5 कट्ठा ज़मीन जो है वो एक वैकेंट लैंड है। उसके बाद महेंद्र जैन, जिन्होंने हमारे ऊपर केस किया था, उनका बिल्डिंग है। उस बीच में दोनों, हमारा घर और उनके बिल्डिंग के बीच में एक छोटी सी ज़मीन की टुकड़ा है जो कि 1.5 कट्ठा उसका परिमाण होगा। और उसी ज़मीन को लेकर काफ़ी लंबे समय से उनके परिवार और हमारे परिवार में कुछ ना कुछ होता रहता है। हमेशा से अगर आप हमारे आसपास के लोगों से अगर आप जानेंगे या आप जानना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो ज़मीन है, उस ज़मीन के पीछे हमेशा से महेंद्र जैन जो है उसकी आंखें लगी रहती है। वो कई तरह के दबाव बनाने की कोशिश किया, काफ़ी लंबे समय पॉलिटिकल दबाव भी उसने बनाया, प्रशासनिक दबाव और अलग तरह की गुंडागर्दी की भी बहुत तरह की दबाव बनाया। लेकिन कभी भी हमारा परिवार ने
उसके अगेंस्ट नहीं गया, लेकिन जब भी दिक्कतें हुई, दोनों पक्ष में दिक्कत हुआ, तो हमने प्रशासन की, जो हर एक इंसान, एक साधारण इंसान जब दिक्कत में पड़ता है तो प्रशासन की मदद लेता है। जी। हमने हमेशा से प्रशासन की मदद ली, सिवाय उसके हमने कभी भी किसी भी तरह का कानून हाथ में नहीं लिया, और आज तक हमने इसी को मेंटेन करते आए हैं। तो अगर मेरी बात करें कि मेरा इन्वॉल्वनेस की अगर आप बात करेंगे, जी। तो मेरा उस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। ना ही उस ज़मीन से मेरा 2 रुपया आना है और ना ही 2 रुपया मेरा जाना है। बस मेरी गलती ये थी कि मैं इन 2 परिवार के बीच में, मैं उस घर में रहने वाला इंसान था, और जब महेंद्र जैन ने जो केस किया वो लगभग हमारे घर के 7 लोगों पर किया, और उसमें उसने हमारे घर के लगभग सभी लड़कों का नाम उन्होंने उस केस पर डाल दिया। अब वो किस कुल मंशा मिलाकर से के डाल, 7 लोगों का 7 नाम, लोगों के ऊपर जिसमें केस एक किया महिला गया। है हमारी फुआ जी, जिनका घर बन अच्छा। रहा था, और बाकी 6 लोग हम थे। अच्छा, तो 7 लोगों पर इस तरीके का एक धारा लगा दिया जी। जाता है। महेंद्र जैन जो है वो फरार बताए जा रहे जी हैं, बिल्कुल, अभी भी फरार है, पुलिस उन्हें बहुत ढूंढ रही है। लेकिन उसके बाद अभी उनका कोई सुराग या फिर ऐसा कुछ नहीं अभी पता तक पुलिस उन्हें पकड़ने में, अभी फिलहाल अगर हम केस की बात करें तो लगभग 3 महीना हो गया, पुलिस उन्हें ढूंढने में असफल है। अब बाकी तो प्रशासन कोशिश कर रही है कि कहीं से भी अगर कुछ मिले तो उसे पकड़ा जाए, लेकिन फिलहाल प्रशासन कोशिश में है। एक बात ये भी सामने है कि करीबन जब आपके ऊपर एफआईआर हुआ और आपके परिवार के ऊपर, उसके लगभग 2 महीने बाद आपको गिरफ्तार किया गया, ऐसा कुछ बात था। जी, लगभग 2.5 महीने हो गया था, क्योंकि प्रशासन जो है वो अपनी कार्य कर रही थी, इलेक्शन भी उसी बीच में था, और केस की जानकारी मुझे बहुत लेट से मिल पाई कि मेरे ऊपर इस तरह का केस लॉगिन हुआ है, मुझे जानकारी नहीं था। क्यों और आपके पास थाने से कोई नोटिस नहीं आया था? नहीं, हमारे पास नहीं आया था, हो सकता है प्रशासन कोशिश कर रही थी हमें संपर्क करने की, हमसे संपर्क नहीं हो पाया होगा, इस वजह से उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। लेकिन ये बागडोगरा थाने में ही एफआईआर हुई थी, जी बिल्कुल, बागडोर थाने में ही और FIR घर हुआ भी था। आपका बागडोगरा इलाके में जी ही बिल्कुल, है। बागडोर में ही है। लेकिन इस तरीके से कैसे हो गया? हालांकि आपने बहुत सारे न्यूज़ भी किए बागडोगरा थाने को लेकर के, लेकिन फिर भी ऐसी तस्वीर रही। जी, एक सबसे पहले बात ये थी कि दोनों परिवार के तरफ से ये केस हुआ था। हमारे तरफ से पहला केस गया था थाने में, बागडोर प्रशासन के पास ये जानकारी गई थी। उसके बाद महेंद्र जैन जी ने भी जो केस है वो उनके ऊपर दिया था, हमारे जो पूरे 6 लोगों के ऊपर, 7 लोगों के ऊपर दिया था। तो प्रशासन ने हमें काफ़ी मौका दिया, हमें बोला कि अगर आप लोगों के बीच में अगर किसी तरह की सुलह अगर हो सकती है तो आप लोग करो, क्योंकि उन्होंने भी, हम ये नहीं कहेंगे कि प्रशासन ने किसी तरह का हमें सहयोग नहीं किया, वो पूरी कोशिश में थे कि जिस भी हालत में हो, आप दोनों पड़ोसी है, आप दोनों पड़ोसी मिलकर इस केस को जो है आप लोग आपस में सहमति बनाए। लेकिन महेंद्र जी जो हैं, हम तो थोड़ी देर के लिए सहमति बनाने के लिए रेडी थे, लेकिन महेंद्र जी की तरफ से किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उनका एक ही डिमांड था, अगर आपको इस केस से अगर बचना है और अगर आपको इस केस से हटना है तो आपको वो ज़मीन हमें दे देनी पड़ेगी, और आपको हमें हमारा उसके बिल्डिंग के सामने एक दुकान मतलब है। वो आपको जमीन के बदले में पैसे देंगे या फिर कुछ जी, इस तरह की कोई बात तो नहीं हुई थी। उनका कहना था कि हमें दबाव बना करके जबरदस्ती मतलब हड़पने वाली बात आ रही थी। वो जो केस उन्होंने दिया वो टोटली उनका प्लान था, उन्होंने प्लानिंग के माध्यम से दिया। वो जानते थे, उन्होंने कहीं पे रिसर्च किया होगा या बाकी किसी से कंसल्ट किया होगा कि ऐसा क्या किया जाए कि मुझे वो ज़मीन फ्री में मिल जाए, मुझे दुकान फ्री में मिल जाए, और पूरा का पूरा परिवार मजबूर हो जाए कि वो चीज़ मुझे जैसे भी देना है। क्योंकि उन्होंने इससे पहले, जब अगर पहले की अगर बात करें, जब झमेला चल रहा था, जब केस नहीं हुई थी, उन्होंने कई बार ऑफर किया कि वो ज़मीन मुझे दे दो, आपको जो पैसा चाहिए होगा वो हम देंगे, लेकिन मतलब कम में, क्योंकि जो कि ज़मीन हमारी या मेरी थी नहीं, या जो मेरे बड़े पापा और मेरे जो फुआ जी हैं उनका ज़मीन है। तो अगर आपका ज़मीन है, आप घर बनाना चाहते हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके मर्जी के बिना कोई आपका ज़मीन आपसे कैसे ले सकता है? बिल्कुल। और वो देने को राजी भी नहीं थे। यहाँ तक हम इतना बताएंगे कि मेरी फुआ जी जो है काफ़ी आर्थिक स्थिति से जूझ रही हैं, और बहुत कम पैसे थे उनके पास घर बनाने को लेकर। उन्होंने लोन लेकर, मतलब जो आपसी जो लोगों से, रिश्तेदारों से, उन्होंने लगभग 1.5 लाख रुपया उन्होंने लोन लिया, बंधन लोन लिया। तो इस तरह के कर्ज लेकर उन्होंने मात्र 1.5 लाख रुपये लगाकर जस्ट रहने लायक घर बनाने की उन्होंने जस्ट शुरुआत ही की थी। अच्छा। तभी उन्हें उनके ऊपर इस तरह के, हमारे ऊपर इस तरह के केस की जो है शुरुआत की गई। हम लोग कह सकते हैं कि इस तरीके से, जिस तरीके से सिलीगुड़ी शहर और इलाकों में एक दबंगी देखने को मिलती है जमीन माफिया को लेकर के, क्या ये उसी गिरोह में से एक है महेंद्र जैन? देखिए, महेंद्र जी जो हैं उन्होंने ज़मीन से लेकर उनका बहुत सारा जुड़ाव है, वो ज़मीन को लेकर काफ़ी काम भी करते हैं, और ज़मीन को लेकर अगर हम बात करें तो उनके ऊपर कई तरह के केस भी
अलग अलग थाने के तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो मेरी जानकारी में है, बागडोर थाने में कई सारे केस है हमारे परिवार की तरफ से, हमारे आस पड़ोस की तरफ से। शांति पाखरी नाम की एक महिला है, उनका बहुत बड़ा जमीन उनके बगल, जो कि एसटी से वो बिलोंग करती है, 70 वर्षीय हैं, उनको भी काफ़ी परेशान किया गया, उनके साथ भी मतलब बहुत सारे बहुत सारे अत्याचार उनके हुए हैं। ऊपर मतलब केस देखिए चल रहे हैं। महेंद्र जैन जो है, उसे कानून का, अगर हम कहें कि सही कानून का दुरुपयोग कैसे करना है, तो महेंद्र जैन से कोई भी सीख सकता है। उन्हें कानूनी दांवपेच में फंसाकर, पैसा लगाकर कानूनी दांवपेच में फंसाकर क्या चीज़ कहाँ से करना है वो उसे अच्छे से आता है। और एक तरह से कहें तो महेंद्र जैन एक ऐसा इंसान है जिसे किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। वो कानून का ऐसा उपयोग कर लेगा जो कि एक हथियार से भी खतरनाक है। उसे पूरा पता है कि किस इंसान पर क्या करना हो। इवन ऐसा भी है कि मैं अपने एरिया में नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद उसने मेरे ऊपर और 2 केस कर दिए कि मुझ पर अच्छा। दबाव बना सके। अच्छा। लेकिन वो हर बार विफल रहा, क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। ये सबसे चौंकाने वाला बात था कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि कोई इंसान अपने बच्चे को, यानी अपनी बच्ची, जिसकी जिसकी इज्जत के लिए हम, मेरी भी 6 साल की बच्ची है, और अगर कोई मुझसे अगर मेरी बच्ची के बारे में अगर एक वर्ड भी गलत बोले तो शायद मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगा और मैं कोई भी बड़ा कदम उठा सकता हूँ। लेकिन ऐसे सोच ना रखकर उल्टा अपनी बेटी को, एक छोटे से 1.5 कट्ठे ज़मीन का टुकड़ा के लिए अगर अपनी बेटी के ऊपर इस तरह का वो अगर आरोप लगाता है, वो भी एक लड़के के ऊपर नहीं बल्कि लगभग 6 लड़के हैं, 6 लड़के के ऊपर इस तरह का अगर वो आरोप लगाता है, तो उसने अपनी बेटी के लिए क्या उनकी हो जाए। मानसिकता क्या मैं तो होगी? यही बोलूंगा कि देखिए, बच्ची किसी की भी हो, चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी हो, बच्चे एक समाज का बच्चा होता है। जो बेटी होती है वो सिर्फ एक इंसान पैदा करता है तो उसकी बेटी नहीं होती है। उसका इज्जत रक्षा करना उस इंसान के साथ साथ उस समाज, उस पूरे वर्ग का बात होता है। और अगर कोई पिता अगर अपनी बेटी को इस तरह से यूज करता है, अगर हम कहें तो ये समाज के बेटी के साथ गलत हुआ है। मुझे नहीं पता कि जो जिस लड़की का नाम लेकर केस किया गया, जी। क्योंकि मुझे इतना पता है कि उसकी बेटी ने ये केस नहीं किया, इसके पीछे उनका ही मानसिकता होगी। लेकिन उसने अपनी इस बेटी के साथ किया, उसकी बेटी किस माहौल में है या वो इस केस को लेकर अभी क्या सोचती होगी, क्या होगी, सही लेकिन बात है। तो ये उनके ऊपर भी सोचना चाहिए। हो क्योंकि सकता ये है खबर जो है पूरे सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल की बात कहें तो आग जैसे फैली जी, थी। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि उन्होंने अपनी बेटी का मतलब ऐसा डिसरिस्पेक्ट किया। डिसरिस्पेक्ट किया है जो कि नहीं होना चाहिए। मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि ऐसी बच्ची जो कि 17 साढ़े 17 साल की उम्र होगा, उनके साथ इस तरह, क्योंकि हो सकता है वो अभी समझ नहीं पाएगी कि जिस केस में वो है या जिस केस के साथ लोगों को उन्होंने जोड़ा है, वो उस केस की गहराई को नहीं समझ पाई सही होगी। बात है। उन्होंने अपने पिता का पूरा बात माना होगा और पिता जो बोल रहे हैं वो कर रहा होगा। पापा उनको जो भी जो महेंद्र जैन जी है, बिल्कुल। उन्होंने जो कंसल्ट किया होगा उनको वो समझ कर ही की होगी। लेकिन उन्होंने जो भी किया, लेकिन एक तरह से एक बेटी का बहुत बड़ा अपमान हुआ है और इसके लिए मैं खुद दुखी हूँ। मैं ये दुखी नहीं हूँ कि मेरे ऊपर इस तरह का केस हुआ है या उनका नाम लिया गया, मैं इसलिए दुखी हूँ कि एक बेटी का अपमान हुआ है। वो किसी की भी बेटी हो, हमारे समाज की बेटी है, उसका रिस्पेक्ट हमेशा रहे। मैं आगे से ये भी अनुरोध करूँगा कि कभी भी मेरे केस में, भले आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कभी भी उस लड़की के बारे में कभी किसी भी तरह का गलत आप बिल्कुल ना सोचे। ये मेरा एक अनुरोध रहेगा आप सभी के लिए। बिल्कुल, बहुत सारी बातें जो है वो अमर जी से हम लोग कर रहे हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। इसी के साथ साथ 8 फरवरी 2021 को आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था जी और 28 तारीख को पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया जी था। बिल्कुल। उसके ठीक एक दिन बाद जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे, जितने भी बागडोगरा के लोग थे, वो सभी लेकिन एक ही मांग कर रहे थे कि अमर साह की रिहाई हो, उन्हें छोड़ दिया जाए, वरना बात यहां तक भी आ गई थी कि एशियन हाईवे को ब्लॉक किया जाएगा। और वो सारी तस्वीर जो है वो हमने आपको दिखाई थी और बहुत सारे न्यूज चैनल में आपने देखा भी था। साथ ही साथ अमर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 28 तारीख को आपको गिरफ्तार किया गया था, 29 तारीख तक भी आप जेल के अंदर जी। ही थे। 17 तारीख को मैं रिलीज हुआ, यानी कि 20 दिन 20 पूरा दिन हुआ। का जो समय था वो 20 दिन आपने जेल में बिताया था। जब थाना घेराव करने के लिए आए थे तब क्या आप उसी जेल के अंदर थे? पहला दिन जब मुझे सुबह 3:30 बजे के आसपास मुझे अरेस्ट सुबह किया के गया था। 3:30 बजे, जी, early सुबह का morning। अर्ली मॉर्निंग। और मुझे बागडोगरा थाने में लगभग तब आप कहाँ थे? कहाँ से आपको ये किया गया था? मैं एक शादी में गया हुआ था और वहाँ पर मैं शादी में अटेंड करने गया था और शादी से जस्ट मैं निकल कर मैं अपने एक फ्रेंड के घर पे ही जस्ट रेस्ट लेने गया था। उसके बाद
में बागडोगरा ही आने वाला था, जी। लेकिन उस वक्त पुलिस वहाँ पर पहुंची। मैंने पुलिस को पूरा कोऑपरेट किया। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा सब बात है। मैं जानता था कि हाँ इस तरह की केस हुई है, तो मैंने उन्हें पूरा कोऑपरेट किया और मैंने उनके साथ एकदम सहमति बनाकर मैं उन्हें बिना किसी डिस्टर्बेंस के साथ, बिना किसी कहाँ गए थे आप शादी में? मैं रायगंज गया हुआ था। रायगंज गए थे शादी जी। में, और पुलिस भी आपको ढूंढते वहां तक पहुंची जी थी? और वहां से फिर आपको यहाँ पर लेके आई? जी बिल्कुल, बागडोर लेकर आई और उसके बाद पुलिस के साथ मैं पूरा कोऑपरेट किया। उन्होंने देखा कि ना हमारा बिहेवियर कैसा है जी। और उन्होंने काफ़ी बोला भी कि हाँ आप जिस तरीके से आए काफ़ी कोऑपरेशन के साथ आए, आपके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं होगा, और उन्हें किसी तरह का दुर्व्यवहार मेरे साथ किया भी नहीं। अच्छा, जिस दिन जो लोग वहाँ की जो पॉलिटिशियन वो कह रहे थे, ये मांग कर रहे थे, तो फिर आप उसी जेल के अंदर ही थे? जब मैं जेल के बागडोर थाने के अंदर जब हाँ, कस्टडी में था, तो वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें मेरे तक बहुत कम धीमी आवाज़ में पहुँच रही थी, लेकिन पहुंच रही थी लगातार आवाज। लोग मुझसे मिलने आ रहे थे। लोग शॉक थे कि ऐसा कैसे हो, क्योंकि मैंने इस विषय में ज़्यादा लोगों से चर्चा नहीं किया था। क्योंकि जब मुझे पता चला था कि मेरे ऊपर केस हुआ है, उसके बाद में जो भी न्यायिक जो तरीका होता है, जो लीगली जो मैंने अपने एडवोकेट से कंसल्ट किया, उसके बाद जो प्रोसेस थी, क्योंकि लोअर कोर्ट में हमारा बेल रिजेक्ट हुआ, उसके बाद कोर्ट में रिजेक्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिजेक्ट हुआ, तो उसके बाद मेरे पास हाई कोर्ट का ही मेरे पास एक ऑप्शन बचा था। मैंने हाई कोर्ट पे एंटीसेप्टरी बेल के लिए मैंने अप्लाई करके रखा था। तो वो प्रोसेस में था, क्योंकि कानूनी एक प्रक्रिया है जो कि समय रहता है तभी होता है, तो उसी बीच में ही मुझे अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये कोशिश लगातार चल रही थी, लेकिन जिस दिन जब मैं जेल में था, काफ़ी पॉलिटिशियन भी आए, काफ़ी समाज सेवी लोग भी आए, कई मेरे चाहने वाले लोग आए, जो मुझे बागडोर आसपास के और बाकी जगह के लोग जो वो मुझे जो प्यार। आवाज सुन रहे थे कि आपको छोड़ा जाए, आपको रिहा करा जाए, उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे आप? फिलहाल उस वक्त मैं कुछ ज़्यादा सोच नहीं पाया था। मैं बस यही सोच रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। एक तो मैं गलत फेक केस में मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया है। मुझे मौका बहुत ज़्यादा नहीं मिला कि मैं अपने आप को जल्द से जल्द सेव कर पाऊँ। और मुझे जब उस बीच में जब मैंने पोस्को केस के बारे में जब मैंने रिसर्च किया था, तो मुझे पता चला था कि ये एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा कानून है जिससे बचना बहुत मुश्किल है। और ये बहुत अच्छा कानून है उन लोगों के लिए जिनकी माँ बेटी है, और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए सरकार ने बहुत अच्छा कानून बनाया है। जी। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर इस तरह की अगर फेक केस अगर उन लोगों के ऊपर आ जाए जो कि कभी इस तरह के कर नहीं सकते, तो जीते जी ये एक मरने जैसा बिल्कुल। बात था। तो ये सोच मेरे मन में, बस ये चाह रहा था कि जो भी हो मेरे साथ न्याय हो, अच्छा हो। मैं अपने अंदर एक ही हिम्मत लेके चल रहा था कि मैं सच हूँ, मुझे पता है अगर सच के साथ मैं बना रहूंगा तो मैं जरूर बाहर आऊंगा। मुझे यकीन था कुछ भी हो जाए, जितने भी झूठे हो, लेकिन प्रशासन, भगवान और मेरा किया हुआ कोई भी अच्छा काम मुझे जी। सपोर्ट करेगा, मुझे समर्थन करेगा, और मुझे वो समर्थन मिलता दिख रहा था। अमर जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, वो जो 20 दिन काले आपके दिन थे जिंदगी के, जो आप कभी शायद ना भुला पाए होंगे, वो जो दिन बिताए आपने, कैसा बिताया था? और हमने सुना है कि हर रोज आप रो के सो रहे थे, ना जी। और उसके बाद अंदर रह के भी आपने बहुत लोगों का मदद किया है। जी। जब मैं फर्स्ट डे अगर हम बात करें, क्योंकि मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, मैं कभी जेल नहीं गया, और मैं हमेशा कोर्ट में जाकर हम खुद एज ए मीडिया पर्सन मैंने कई बार मुजरिमों का फ़ोटो खींचा है और उन्हें एक रूम में ले जाते देखा था। और बागडोर थाने में भी मैं कई बार गया, वहाँ पर भी मैंने मुजरिम का फ़ोटो बाहर लिया, लेकिन जेल के अंदर क्या होता है मुझे पता नहीं था कभी भी। लेकिन एक दीवार के पीछे का जो सस्पेंस था, कभी कभी मैं फ़ोटो खींचते वक्त भी सोचता था कि इसके अंदर है क्या, इसके अंदर क्या हो सकता है। तो एक सस्पेंस था मेरे अंदर। लेकिन वहाँ जब मैं अंदर था, मैं देखा कि अजीब से अजीब लोग वहाँ पर आ रहे हैं, और सब अलग वेशभूषा में, क्रिमिनल से क्रिमिनल लोग मेरे साथ आकर बैठ रहे हैं, जिनको मैं सभी कभी साइड भी नहीं बैठने दूँ, लेकिन उनके साथ मुझे बैठना पड़ेगा। और वो लोग हो रहे थे सब अलग अलग सोच, अलग अलग मेंटेलिटी के लोग थे, सब नशेबाज थे। इवन जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करता, किसी भी प्रकार का नशा मैं नहीं करता। वो लोग मुझसे अलग अलग चीज़ों की मांग कर रहे थे कि आपके पास है तो दो, मुझे लाइटर दो, मुझे अच्छा। कुछ दो, सिगरेट दो, बीड़ी दो, इस तरह के कई तरह की चीज़ें वो मुझसे डिमांड कर रहे थे। फर्स्ट डे जब मैं सिलीगुड़ी कोर्ट में जब मेरा पिटिशन गया हुआ था, मुझे बेल मिलेगी नहीं मिलेगी या मुझे कौन सा डेट मिलेगा, तो उस दिन कंफर्म था कि मैं जो भी हो 2-3 या 4 दिन के लिए भी हो, मुझे बाकरा कोट जेल जाना पड़ेगा। अच्छा। जो कि करेक्शनल होम है। और तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पर जब मुझे लेकर गया वहाँ पर फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। एक टेंशन था, लेकिन दूसरा एक्सपीरियंस था कि मैं कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर कर पाऊँगा। अच्छा। मैं जब वहाँ पर पहुँचा, बहुत रात हो चुका था। एक बड़े बड़े दरवाजे खोले गए, तो दरवाजे खोलने के बाद
वहाँ पे ब्लिंकिंग एक लाइट जल रहा था, जो कि अभी इस वक्त अगर कोई भी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे और अगर उनमें से कुछ लोग जो देख रहे हैं वो अगर कभी जेल के सफ़र करके आए हैं तो उन्हें पता होगा कि क्या एक्सपीरियंस है, शायद वो हंस भी रहे होंगे अभी अच्छा। सुनकर। वहाँ पे मैं ये कहूँगा कि एक इंसान वहाँ पर चाहे किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी जगह से आता हो, किसी भी स्थिति से आता हो, वहाँ पर हर इंसान बराबर है। हम्म, और मुझे, मैं इतना बताऊंगा, मैंने मैंने अपने अंदर कभी अहंकार नहीं रखा, मैंने कभी किसी के सामने अपने आप को बड़ा नहीं माना। मैं हमेशा से साधारण तरीके से सिंपल रहता हूँ, लोगों से सिंपली वे में बात करता हूँ। लेकिन वहाँ पर जब मुझे खाने के लिए जब थाली पकड़ाया गया, उस दिन मुझे मेरा जो अंदर का जो आत्मसम्मान था वो मेरा जीरो हो गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कभी कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुझे उस तरह की थाली, क्योंकि वो थाली डफली जैसा था, बहुत बड़ा सिल्वर का थाली था। और आपको हम बता दें कि जेल में आपको ना ग्लास मिलता है और ना ही तकिया मिलता है, और वो सिर्फ ऐसा अच्छा। मुझे मुझे थाली दे दिया गया जिस थाली से मुझे पानी भी पीना था, मुझे चाय भी पीना था और मुझे खाना भी खाना था। उसी थाली में? जी। कितना बड़ा थाली था वो? काफ़ी डफली जितना बड़ा थाली था, डफली जो बजाते हैं वैसा थाली था, जो मुझे सबसे पहले थोड़ा मुझे तोड़ दिया मेरे अंदर के आत्मविश्वास को, कि मैं अलग अलग जगह, क्योंकि मैं अब जो मुझे चाहने वाले हैं, जो मुझे जानते हैं, बिल्कुल। जो प्रश्न जानते हैं, मैं फूडी हूँ, मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। मुझे और कोई नशा नहीं आता, लेकिन मैं खाने, मतलब मुझे अच्छे अच्छे खाने, अच्छी अच्छी चीज़ों का हमेशा टेस्ट करने का आदत था। और आप जो लोग भी मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं मेरे स्टेटस में हमेशा खाने पीने की चीज़ें लगाते रहता हूँ। और तो उस मेरे लिए एक हिसाब बहुत से बड़ा चैलेंज हो गया था मेरा लाइफ। हम्म, किस तरीके से लोगों की आपने मदद की थी? वहाँ पर जब मैं जेल में था तो वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग थे। बहुत सारे लोग एजुकेटेड तो नहीं रहते, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर फंसे हुए थे। जैसे कि एक व्यक्ति था, वो शायद 2 या 3 दिन में अपने घर जा सकता था, उसका बेल हो सकता था। वो मेडिकल के लिए आया हुआ था, उसका मेडिकल अगर हो जाता तो वो तुरंत घर जा सकता था, लेकिन उसको पिटीशन लिखना नहीं आता था। पिटीशन के लिए वो एक पेपर, पिटीशन वहाँ पे जो पेपर मांगते वो मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अच्छा। जिसकी वजह से वो कुछ लिखकर जो सुपर होते हैं, वहाँ के जो ज्वेलर होते हैं, उनके पास जमा करना होता है, जिसके बाद उसका मेडिकल होता है। मेडिकल का रिपोर्ट अगर आ जाता तो उसे वापस जहाँ से वो पोस्टिंग आया था उसे भेजते, तो वहाँ से उसका बेल होकर वो घर चला जाता। अच्छा। लेकिन इसी थोड़ी सी कितने दिन से वो व्यक्ति वहाँ पे थे? व्यक्ति लगभग 30 दिन से वहाँ पर थे। 1 महीने से वहाँ पे? जी, 1 महीना बहुत बड़ा होता है वहाँ पर। तो 30 दिन से वो थे, उनका कोई सुन नहीं रहा था, या वो एक्चुअली सुन तो लेगा लेकिन वो अपनी बातों को पहुँचा नहीं पा रहा था वहाँ पर। अच्छा। तो उन्होंने मुझे जब पता चला कि कोई एक पत्रकार है, क्योंकि जब मैं जेल में गया तो आधे से ज़्यादा लोग मुझे पहचान रहे थे। इस चीज़ का एक छोटा सा खुशी था मुझे कि फर्स्ट डे जब मैं जेल के अंदर गया, जब सेकंड डे जब मैं थोड़ी देर के लिए जब बाहर निकला, तो मुझे दोनों तरफ जो बिल्डिंग थे वहाँ से कितने सारे कैदी थे जो चिल्ला रहे थे, अमर भैया, अमर भैया, आप अमर भैया हो ना, आप अमर भैया हो ना, आप यहाँ कैसे आ गए, आपको कैसे यहाँ ला सकता है, ऐसा बोल रहे थे। तो मुझे ये लगा कि चलो एटलीस्ट जेल में भी मुझे काफ़ी लोग पहचानते हैं। कई लोगों ने जब देखा कि मुझे इतने सारे लोग चिल्ला चिल्ला के गेट पे आके, दरवाजे पे आके अमर भैया कर रहे हैं, तो 1-2 लोग थे जिन्होंने मुझे बुलाकर पूछा, भाई कितने बार जेल आए हो? तो मैंने कहा नहीं, ये तो मैं पहली बार जेल आया हूँ। तो कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है, इतने लोग पहचानते हैं। मतलब सर, मैं बाहर में एक छोटा सा पोर्टल चलाता हूँ, लोगों के समक्ष खड़ा होता हूँ, लोगों की तकलीफ भी दिखाता हूँ, पत्रकार से जुड़ा हुआ लोग। अच्छा, तो वो सोच रहे तो होंगे कि वो आप बहुत बार आते जाते जी, तो इसलिए इतने लोग पहचानते सोचे थे। तो उन्होंने को पता चला कि जब मैं एक रिपोर्टर हूँ, पत्रकार हूँ, तो मेरा वहाँ पे थोड़ा सा एक सम्मान उन लोगों के बीच में उसी दिन बन गया। तो उस व्यक्ति को भी पता चला उस दिन कि मैं एक पत्रकार हूँ, शायद मैं कुछ कर पाऊँ। तो उसने मेरे को बोला, मैंने एक इंचार्ज से बात की, मैंने एक पिटीशन मंगवाया, मैंने उसमें सिर्फ 2-3 लाइन जो उसकी ज़रूरत की थी मैंने उसको लिख कर दिया, उस पिटीशन को जमा किया। उसको सेम, मतलब मैंने लगभग 12:30 बजे मैंने वो पिटीशन लिखा था, 3:30 बजे ही उसको मेडिकल कॉल आ गया, और 3 दिन के बाद ही उसे सर्टिफिकेट मिल गया, और 4-5 दिन के अंदर वो चला गया। वो एक मुसलमान व्यक्ति था, ईद मनाने के लिए और बेचैन हो रहा था। उसने मुझे आशीर्वाद दिया, शायद उसका ये आशीर्वाद उस दिन लगा होगा मुझे, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और मैं हूँ। और अभी जो हम बात कर रहे हैं अमर जी से, और उनके आंखों में जो नमी है और उनकी बात में जो वो कपन है, वो शायद आप भी महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से अभी जो शख्स यहाँ पर हंसता खेलता आपके साथ बात कर रहा है, वो उस दुनिया को देख करके आया हुआ है जो एक काफ़ी ख़राब और एक बुरी दुनिया हम कह सकते हैं, जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है। और
ऊंच या नीच जो है वो किसी के लिए भी नहीं होती है। सब कुछ कानून के नज़र में जो कहते हैं कि सब कुछ बराबर है, ठीक उसी तरह से इन्हें भी वही ट्रीट दिया गया था। इन सभी के अलावा अगर महेंद्र जैन इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन तक क्या एक मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? अगर वो देख रहे होंगे, देखिए मैं बुरा नहीं चाहूँगा किसी का भी। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा दुश्मन भी उस जगह पर जाए, क्योंकि वो इतना बुरा जगह है। अगर एक शब्दों में अगर आप बोलेंगे कि बयां करो कि वो जेल कैसी जगह है, मुझे नहीं पता जेल और कैसा होता है। मैं जहाँ पे था मैंने वहाँ पे यही महसूस किया कि मौत से एक कदम पीछे का रास्ता होता है वो। और अगर वहाँ पर अगर किसी कैदी को अगर ये कहा जाए कि तुम अगर बाहर नहीं जा सकते तो तुम क्या करना चाहोगे, तो वो शायद मौत मांगेगा, क्योंकि वहाँ मौत भी उससे अच्छा है। अगर एक शब्दों में बोलना चाहूँ तो मौत से एक कदम पीछे का रास्ता है, और उसमें वहाँ जीने से अच्छा मौत आपको महसूस होगा कि मैं मर जाऊँ, ऐसा आपके होगा। घर परिवार की तरफ से क्या कुछ सपोर्ट रहा? आपकी पत्नी आपसे मिलने आती थी उस वक्त? नहीं, देखिए जेल में कई तरह के नियम हैं। ऐसा नहीं कि हम बाहरी नियमों को देखते हैं। जेल के अंदर बहुत सारा डिसिप्लिन है। जेल के अंदर बहुत सारे नियम हैं जिसे मानना पड़ता है, हम सबको मानना पड़ता है। मैंने भी बहुत सारे नियमों को वहाँ पे पालन किया। और वहाँ पे ऐसा था कि अभी कोरोना वायरस है, जिसकी वजह से 14 दिनों के लिए आपको क्वारंटाइन किया जाता है, आइसोलेशन किया जाता है। उसके बाद ही आप किसी अलग वार्ड में शिफ्ट होते हैं, या फिर आपके परिवार से आपको मिलने का मौका दिया। तो मुझे मेरे परिवार को देखने या मिलने के लिए मात्र 5 मिनट के लिए मौका मिलता है बात करने का। उसके लिए आपको 14 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है, जो मैंने 14 दिन का मैंने इंतज़ार किया था। बहुत सारी बातें जो है वो हम आज अमर जी से पूछ रहे हैं, और बहुत सारी चर्चाएं जो इनकी आप बीती जो रही वो हमने इनसे पूछा है, जाना है। लास्ट में एक ही सवाल आपसे कि हमारे कानून व्यवस्था पर आप कितना भरोसा करते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ कि मैंने काफ़ी लंबे समय से लोगों की सेवा के साथ जुड़ा था, लोगों का प्यार था। फिर भी अगर हम बात करें तो ये प्यार सपोर्ट लोगों का था, लेकिन हम आपको बताएंगे कि न्यायिक व्यवस्था जो होती है वो किसी के पर्सनालिटी या किसी के अच्छे चीज़ें या बुरे चीज़ों की वजह से नहीं होती। न्याय प्रणाली जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टमेटिक होती है। वो दूसरे का नहीं सुनते। वो सिर्फ और सिर्फ जो केस होता है, यानी कि जो घटनाएं होती है उसको बेस करके किया जाता है, और उसको बेस करने के बाद ही न्याय दिया जाता है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं भले आप सभी का प्यार था, वो तो एक दुआएं थी, और मैंने ये किया नहीं था, इस वजह से ही मैं यहाँ पर आ पाया। अदरवाइज मैं यहाँ पर नहीं आ पाता, क्योंकि मेरे जो केस में एक सच्चाई थी। मैंने जो किया नहीं था, जिसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए थी। हाँ, मेरे जो वकील थे, उन्होंने जो मजिस्ट्रेट थे, जो न्यायाधीश थे, उन्हें समझाने में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्हें अनुभव हुआ, उन्होंने समझा पाए ताकि मुझे बेल मिले। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बताऊँ तो मेरे केस में सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर ही एलिगेशंस लगाए गए थे। देखिए, मैं हमेशा से थोड़ा अलग सोचने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा कूल रहता हूँ, थोड़ा शांत रहता हूँ, और किसी भी चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैंने कहा ना कि जब मैं जेल में गया, मेरे लिए वो बहुत बड़ा तकलीफ था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे समय के लिए वेट करना पड़ेगा और मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे बस भरोसा था कि हाँ, जो होगा अच्छा होगा, बस जल्दी हो जाए, क्योंकि समय जा रहा था। और जब लॉकडाउन, हाँ, मैं यहाँ भी एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहूँगा जो शायद मैं मिस कर रहा हूँ, कि जब मैं अंदर गया, मेरी बेल 6 तारीख में 28 को अरेस्ट हुआ, 6 तारीख को ही मेरी बेल हो जाती, लेकिन कुछ लॉकडाउन और वैकेशनल शुरू हो गया था कोर्ट में, जिसकी वजह से कोर्ट 15 दिनों के लिए बंद हो गया। तो मुझे पता चला, मैंने सबसे पहला माइंड सेटअप 6 तारीख के लिए बना था कि मुझे 6 तारीख तक ही वहाँ पर रहना है। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि लॉकडाउन हो गया है और वैकेशनल शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मेरा डेट बढ़ जाएगा, लेकिन कब मिलेगा मुझे पता नहीं था। तो पहली बार मुझे पता था कि चलो 6 तारीख को मेरा बेल हो जाएगा। मैं 6 तारीख का वेट कर रहा था, कुछ नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं आया, और 14 दिन के बाद ही अब मुझे पता चल पाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, 6 तारीख को मेरा बेल हुआ क्यों नहीं। तो जब 14 दिन के बाद जब मैं अपनी वाइफ से मिल पाया, मेरा जब इंटरव्यू वहाँ पे जब मैं अपनी वाइफ से मिल पाया, तब मुझे पता चला कि 6 तारीख को क्या हो गया था और मेरा नेक्स्ट डेट कब होगा। यानी कि 12 तारीख को मुझे पता चला, मैंने 28 को मैं अरेस्ट हुआ, और मुझे 12 तारीख को पता चला कि मेरा बेल कब, मेरा डेट मुझे कब मिला है और आगे क्या होगा। और इस बीच में जब भी मैं अंदर में ऐसे, कई सारे लोग हैं, सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, पर कुछ लोगों पे भरोसा होता है, हम भी कुछ परख पाते हैं कि हाँ, इस बंदे के साथ सच है या झूठ है। वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि
मात्र एक व्यक्ति की कहानी छोटी सी समय के लिए लूंगा आपका, बिल्कुल बिल्कुल। कि एक व्यक्ति जो पंडित था, हम्म, उनसे एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये मांगा, उसने उसको मदद किया। जब वो पैसा मांगने के लिए, जब वापस अपने पैसे को मांगने के लिए जब उस व्यक्ति के पास गया, तो उस व्यक्ति ने थाने में जाकर एक एफआईआर डाला कि उस व्यक्ति ने आकर उसकी बीवी और उसके बच्चे को मारा है। जब बच्चे को मारा है ऐसा नाम आ गया, उस व्यक्ति पर पोस्को लग गया, उस पंडित जी पर अच्छा। पोस्को लग गया। और वो पंडित जी फिलहाल अगर हम बात बोले तो वो 7 साल से अंदर में है। 7 साल से जी, अंदर में। अभी तक उनका वो अंडर ट्रायल में है, अभी तक उनके केस का विचार नहीं हुआ है, सिर्फ अंडर ट्रायल में है। तो इस तरीके तो की इस भी तरह व्यवस्था का है। ऐसा वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। हर बार मेरा मनोबल हमेशा टूटते, फिर भी मैं अपने आप को संभाल लेता था। जब मुझे पता चलता था कि पोस्को, जब मैं किसी को, कोई भी मुझसे पूछता था कि आप किस केस में आए हो, मैं बोलता था मैं पोस्को में आया हूँ, तो बस उसके बाद वो बोलता भैया आप और यहाँ पे आप सोचो मत कि आप जा पाओगे, आप यहाँ पे एडजस्टमेंट करना शुरू करो। तो ये इस तरह से मतलब दुख लोगों का लगता एक था, फीडबैक मिलता था पॉक्सो मतलब केस के आप फंस ऊपर। गए, आप और बच नहीं सकते। और वन साइडेड अगर पोस्को है तो आपका बचना नामुमकिन है। हमारे केस में ये था कि हमने पहले केस किया था, अगले ने काउंटर केस किया था, तो काउंटर की वजह से मुझे एक रिलीफ मिला, क्योंकि ये टोटली पता चल गया कि ये फेक केस था जज को। तो बाकी केस में अगर वन साइडेड हो जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब फंसे पड़े हैं, उनको बिल्कुल। पता नहीं कि वो कभी आ पाएंगे कि भी नहीं आ पाएंगे। और एक चीज मैं लास्ट बताना चाहूंगा कि जेल के अंदर मौजूदा हालात आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, जी। लॉकडाउन पिछले बार भी हुआ। जी। यहाँ पे सिर्फ लॉकडाउन की वजह से, सिर्फ लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे ग्राउंड्स होता है बहुत, जो न्याय के बारे में कानून के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि किसी केस में कुछ कुछ ग्राउंड्स होते हैं, लाइक 3 महीने का, 10 दिन का, या 42 डेज का, 82 डेज का, 90 डेज का ग्राउंड्स होता है। अच्छा। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जहाँ पे लोग 3 महीने मैक्सिमम रह सकते थे, आज वो 1.5 से 2 साल से भी अंदर है। ऐसा है। मैं अपनी बात बताऊंगा कि जब मुझे पता कि चला कि लॉकडाउन की वजह से मुझे कोई कोर्ट में डेट नहीं मिल पाएगा, मेरा बेल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोर्ट बंद होगा तो बेल कैसे तो फिर मिलेगा? आपको वहीं पे रह के सड़ना पड़ेगा। हाँ, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बेल तो कोर्ट देगा, अगर कोर्ट कोर्ट ही ही बंद बंद है है तो तो फिर आपको आप- बेल कैसे मिल सकता है? तो वहां पर एक एक इंसान को अगर नेक्स्ट डेट मिलता है तो 14 दिनों के बाद मिलता है। अच्छा। तो ऐसे करते करते 14 दिन, 15 दिन, 14 दिन, 15 दिन करके, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। इसी महीने की मैं जेल में था, जी। 14 तारीख को ईद थी, हम्म लॉकडाउन नहीं था बाहर, हम्म लेकिन जैसे शनिवार का दिन था, 15 तारीख थी, शनिवार का दिन था, हमारे तक जानकारी मिली कि लॉकडाउन हो गया, संपूर्ण लॉकडाउन, वेस्ट बंगाल सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन किया है, ऐसा जानकारी हमारे पास आई। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इस चीज को सब लोग हल्के हल्के सुन रहे थे कि लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन होगा, लेकिन क्या होगा? लेकिन जब उन्होंने सुना कि संपूर्ण लॉकडाउन हो गया है और कोर्ट जो मतलब लॉकडाउन जो है वो 30 अप्रैल तक चलेगी, जी। ऐसा जैसे आप सभी ने हाँ, ये 30 खबर मई, 30 मई तक चलेगी। 30 मई तक जी। चलेगी, तो आपको सभी को पता चला। लेकिन मैं बताऊंगा ये स्थिति बाहर में और अंदर में क्या है। वहां पे मैंने देखा जैसे मतलब पता चला कि 30 तारीख तक संपूर्ण लॉकडाउन होगा, वहां पे लगभग सैकड़ों ऐसे लोग थे, कोई पेड़ पकड़ कर रोने लगा, कोई जमीन पर बैठ के रोने लगा, कोई नीचे बैठ के रोने लगा, कोई गमछा पकड़ के रोने लगा। मतलब ऐसा लग रहा कि ऐसा क्या हो गया कि सडन सारे के सारे, मैं बोलते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, सारे लोग रोने लगे, बिलक बिलक कर रोने लगे। कोई बोल रहा है कि मैं अब घर कैसे जाऊंगा, मेरा डेट का क्या होगा, मेरा डेट चला गया, कैसे क्या होगा। तो बहुत बड़ा बात होता है लॉकडाउन। मैं उस दिन समझा कि काश मैं यहाँ पे आया हूँ ना, सच में मैं कुछ सीखने आया हूँ और कुछ करने आया हूँ। मुझे उस दिन पता चला कि अगर लॉकडाउन सरकार बढ़ाती है तो थोड़ा सा जो कैदी होते हैं उनके बारे में सोचे, उन्हें उनके डेट का वैल्यू दे, क्योंकि एक डेट मिलना मतलब 14 डेज के बाद आपको दूसरा डेट मिलेगा, मतलब 2 सप्ताह आपको गुजारना पड़ेगा, उसके बाद फिर एक डेट मिलेगा अगर आपका लॉकडाउन खुला है तो। नहीं तो आपको उतना दिन का कष्ट कंपलसरी है कि आपको उठाना ही पड़ेगा। जो छोटे मोटे केस है उसमें बेल मिल जाता है, जो स्पेशल कोर्ट चलता है, लेकिन जो ऊपरी अदालत होती है उस पर सुनवाई होगी तभी तो आपको बेल मिलेगा। बिल्कुल। तो पिछले 1.5-2 साल से लोग वहां पर सिर्फ लॉकडाउन के लिए फंसे पड़े हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैं इस आवाज को अपने तरफ से उठाया, मैं यहाँ के थ्रू भी उठाना चाहूंगा कि अगर प्रशासन लॉकडाउन करती है
तो थोड़ा सा अगर ब्रेक करके अगर ऊंचरी जो अदालत है उसको खोल दिया है। लेकिन मेरे मेरे साथ एक चमत्कार ये हुआ कि जब 1 बजे से लॉकडाउन शुरू होनी थी शनिवार के दिन से 15 तारीख को, तो हमारे सबके अंदर लोग एक दूसरे को सतावना दे रहे थे। जो लंबे समय से जिसकी जो कन्विट है, जो लंबा जेल, उनको पता है कि लंबा जेल होना होगा, हमें भी बेल नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों को पता है कि डेट मिला है, बेल होना है, तो उनको ये संतावना दे रहे थे कि कल पेपर में निकलने दो, पता चले, तुम लोग रो मत, परेशान मत हो, टूटो मत, बस कल का वेट करो कि क्या क्या खुला है वो लिस्ट देखते हैं। अच्छा। अब रात भर 1 बजे से लेकर रात भर मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, 15 को आपने लॉकडाउन किया है, संडे 16 है, 17 को मेरे को बेल होना है, 17 तारीख को मेरा डेट मिला हुआ है, बस कोर्ट खुला हो। मैं भगवान से रिक्वेस्ट करता कि अभी तक मैंने जस्ट 15 दिन ही पार किया है, अब मुझे और 15 दिन वही तकलीफ उठाना पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा था भगवान से, मेरे पास भगवान ही थे रिक्वेस्ट करने के लिए और कोई नहीं था, वही मेरी बात सुन सकते थे। बस मैंने प्रार्थना किया, मैंने बहुत भगवान से, मतलब इतने से मैंने उनसे बहुत जुड़ने की कोशिश की। मैंने उन्हें कहा, तो बस प्रार्थना था, मुझे प्रार्थना और अपने न्याय व्यवस्था पर भरोसा था, लेकिन लॉकडाउन पे भरोसा नहीं था कि कोर्ट खुलेगा कि नहीं खुलेगा। लेकिन जब नेक्स्ट डे जब पेपर वहाँ पे 2 या 2:30 बजे मेरे पास पहुंचा, मैंने सबसे पहले वहाँ पे देखा कि क्या कोर्ट खुला है, तो मैंने देखा अदालत लिखा हुआ पेपर है। देते हैं पढ़ने के लिए अंदर? वहाँ पर पेपर सबको नहीं मिलता है, लेकिन जो वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं उनसे मेरा संपर्क था, सभी लोग वहाँ जी, रिस्पेक्ट देते जी। थे, मुझे मानते थे, प्यार देते थे, तो वो मुझे पेपर भी मुझे पढ़ने को देते थे। जी। तो थोड़ी देर के लिए मैंने पेपर लिया, तो मैंने देखा मॉल खुला है, दुकान खुले हैं, ज्वेलरी शॉप खुला है, अदालत भी खुला है। वाह। तो मुझे खुशी हुआ, लेकिन अब मैं कंफ्यूजन में था, अदालत खुला है तो कौन सा खुला है, ऊपरी अदालत या निचली अदालत, क्योंकि मेरा केस ऊपरी अदालत में होना था। तो ये भी एक कंफ्यूजन था। तो तीसरे दिन यानी कि मंडे को फिर कस्टडी, भी थोड़ा सा हौसला था कि चलिए अदालत खुला है ये था, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पाता कि अब मुझे लग रहा था पता नहीं और कितने दिन जेल का खाना मेरे नसीब में। वो कहते हैं ना, खाने खाने क्या मिलता पे था दाने खाने दाने में? पर लिखा क्या होता है क्या खाने मिलता वाले था का। आपको खाने के लिए अंदर? देखिए सभी को? मैं प्रशासन को बदनाम नहीं करूंगा या नहीं बोलूंगा कि वहाँ की खाने कैसे, बस यही है कि वो खाना वहाँ जीने के लिए आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको चॉइस की अगर बात करें तो मेरे लिए संभव नहीं था वो खाना खाना। बस मेरी मजबूरी थी, मुझे जिंदा रहना था, इसलिए मैं उस खाने को खा पा रहा था। वहाँ पर मिर्ची प्याज आपको नहीं मिलता है। अगर आपके खाने में अगर आपके खाने में अगर मिर्ची और अगर प्याज आ गया तो आपके लिए वो खाना बहुत स्पेशल होगा, ऐसा था। अच्छा। तो खाने में नमक है, बहुत रीजन होते हैं वहाँ के खाने को देने के लिए, बहुत तरह के रीजन होते हैं। मैंने बहुत सारे बातें वहाँ के कुछ प्रशासन से और कुछ लोगों से हुई, जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ बातें होती है उस खाने के पीछे जिससे लोगों को कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, ऐसी भी बात? खाने के माध्यम से भी कंट्रोल, क्योंकि वहाँ पे नमक खाने से गुस्सा आएगा, मीठा खाने से भी अलग होगा, बहुत तरह की चीजें जो भी है। एक लास्ट सवाल कि आप अपने, जो भी आपके भी दर्शक हैं हम जानते हैं, अमर सा अपने दर्शकों तक या फिर हमारे दर्शकों तक, उन लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? उससे पहले एक लास्ट सवाल, कानून पर आप कितना भरोसा करते हैं? देखिए, कानून पे भरोसा करना चाहिए। कानून भरोसे की चीज़ होती है। कानून को बहुत ही गहराइयों से बनाया जाता है। बस यही कि कानून का इस्तेमाल करने वाले अगर गलत लोग भी हैं तो कानून का सही मार्गदर्शक देने वाले अच्छे वकील भी हैं। हम वकीलों की बहुत तारीफ करना चाहूँगा, जिनकी बदौलत है कि लोग बहुत बुरे मामले से भी बच जाते हैं और सही मामले से भी। कई बार ऐसा होता है कि कोई कन्विट है, सच में गुनाह किया, लेकिन उसको भी बचा लिया जाता है। लेकिन उन सब चीज़ों के बारे में छोड़कर अगर हम बात करें कानून व्यवस्था पर, तो कानून बहुत अच्छा है। मैं हर कानून के हर एक जो धाराएं हैं उसका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा जिन्हें बहुत ज़रूरी था उस तरह की सज़ा के लिए, हालांकि मैं भी वो कष्ट उठाया। मैं मुजरिम नहीं था या आगे न्याय ही मुझे व्यवस्था पर भरोसा कि मुझे पता चलेगा कि हमें क्लीन चिट जब मुझे मिलेगी। लेकिन जो भी 20 दिन मैंने वहाँ पर गुजारे तो वो व्यवस्था एक तरह से सही है। उन लोगों को तकलीफ देने के लिए जो सच में गुनाह कर जाते हैं, उन्हें बिल्कुल सीख मिलनी चाहिए, उन्हें बिल्कुल तड़प होनी चाहिए ताकि उनके गुनाह का उन्हें एहसास हो। और ये व्यवस्था में अगर भारी अगर बदलाव आए तो बहुत अच्छा है। कानून हमेशा से मजबूत हो, लेकिन सही कारणों में ये बहुत सही है। लेकिन अगर गलत लोग अगर वहाँ चले जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा सहने लायक ही चीज़ है। बिल्कुल, मतलब ज़रूरत है। एक लास्ट मैसेज हमारे और आपके सभी दर्शकों के लिए। मैं सभी दर्शकों से और हमारे आपके दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि देखिए,
मैं अपनी अच्छाई या बुराई के बारे में तो नहीं बोल सकता कि मैं सच में मैंने कुछ किया या मैं नहीं किया, या आपके भरोसे के ऊपर है। मैंने अपनी सच्चाई को कहा है, वो कितना भरोसे लायक है, कितना अच्छा है, मुझे नहीं पता। बस मैं यही एक चीज़ आप सभी से कहना चाहूँगा, जो लोग भी है, जो भी युवाओं है, थोड़ी सी गाइडलाइंस की कमी होने की वजह से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं मैंने वहाँ पर देखा, एक छोटी छोटी लापरवाही की वजह से बड़े बड़े मामले में वहाँ पर लोग हैं, जेल क्यों कोई समझा नहीं पाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जेल जाते नहीं हैं, कुछ लोग ही जेल जाते हैं। वो एक ऐसी दुनिया है जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। अगर हम थोड़े से चीज़ों में अगर आपको हल्का फील कराना चाहें कि जेल कैसा है, तो मैं बताऊंगा कि शायद 1850 होगा या 1947 होगा, जहाँ पर आप अपने आप से ही बात कर सकते हैं। आप अपने बातों को ना घर तक पहुंचा पाते हैं, ना घर की बातें आपको पहुंच पाते हैं। तो एक ऐसा ज़माना है वहाँ पर जहाँ पर आज 5G आप यूज़ कर रहे हैं बाहर, और वहाँ पर आपको रेडियो की भी साउंड आपको सुनने को नहीं मिलेगा, टीवी भी तो बाकी दूर की बात है। तो बिल्कुल आप हर सुविधाओं से, हर चीज़ों से आप वंचित हो जाते हैं। आज के डेट में अगर कोई बंदा फ़ोन दिन भर चला रहा है और अगर 1 घंटे फ़ोन ना चला पाए तो कैसा महसूस होता है। लेकिन वहाँ पर बिना 20 दिन तक मैंने मतलब फ़ोन नहीं सुना, मैंने गाने नहीं सुने, तो कितना है तकलीफ़ की बात। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो वहाँ पर जाना, मैं आप सभी से यही कहूँगा कि कभी भी आप किसी भी तरह के कार्य करते हैं, बड़े सावधानी के साथ करें, कानून का सम्मान और कानून की जो व्यवस्था है उसको बिल्कुल मेंटेन करें, ताकि आप उस जगह पर बिल्कुल ना पहुँच पाए। ये एक बहुत बुरा जगह है जहाँ पर जाना अच्छे लोगों के लिए तो अच्छा नहीं है, जो बुरे लोग हैं उसके लिए वो परफेक्ट जगह है, और हम उम्मीद करेंगे उनके लिए और कढ़ाई हो। लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो वहाँ पर ना पहुँचे, उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ उठाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो सावधान रहकर गुनाहों से बचे, गुनाहगार जैसे लोग हैं, गलत संगत से बचे, नशीली पदार्थों के सेवन से बचे, और बहुत जागरूकता हो, ऐसा मैं आपसे कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर शाह जी से बातचीत कर रहे थे, और जिस तरीके से इन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है, जेल के अंदर का वो मंजर बताया जो कि 20 दिन ना होकर के 20 साल का एक सफ़र रहा हो, और वैसी तस्वीर जो है वो हमने आपको आज हकीकत तौर पर सुनाई है। आज आप लाइव सुन रहे थे अमर शाह जी को, और उनकी जो बीती थी वो सभी, हालांकि फिलहाल बेल पर है, लेकिन इनका केस अभी भी चल रहा है, विचाराधीन है अभी। आगे ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद मैम। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।